स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर की बुक अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले हमारा कुछ बेसिक है जो हम बुक से पढ़ लेंगे। इसके अंदर हमारी दो एक्सरसाइज होंगी। एक तो हमारा सिस्टम होगा नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, एक हमारा सिस्टम होगा होमोजीनियस। सबसे पहले तो कंसेप्ट है कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का है और दूसरा क्वेश्चन 4.2 का होगा। मतलब कैसे पता चलेगा, क्योंकि थोड़े रूल्स अलग हैं। तो सबसे पहले ये बात होगी, जो भी जैसे हमें इक्वेशन दी है, जैसे हमें x + 2y + 3z, सिमिलर हमारे पास एक दो इक्वेशंस और हैं। अगर उनके इक्वल्स टू में 0 0 0 है तो वो सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अदरवाइज़ यहाँ पे 3 2 0 1 2 0 या फिर 1 2 3, मतलब कि एक में 0 हो तो वो लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है। अगर लास्ट में तीनों के ही 0 है तो वो सेकंड के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ भी हो वो फर्स्ट एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा क्या है, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है कि हमारा जैसे इस तरीके से सिस्टम है a11x1 + a12x2 + a1n xn = b1 b2। जैसे कि अगर मैं आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिखाऊं तो मतलब ये है, जैसे यहाँ पे क्या है, =2 में 9 6 2 0 0 नहीं है ना, तो इसका मतलब ये फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अभी बस आपको ये पता होना चाहिए, हमने आपको ये सिखाया है कि अगर ऐसे =2 में 0 नहीं है तो फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद तो ये हो गया हमारा सिस्टम क्या, नॉन होमोजीनियस का, जिसके इक्वल में b1 b2 bm इस तरीके से हो। इसमें बस आपको इतना ही करना है। ओके, उसके बाद हमारी एक थ्योरम दे रखी है, ये वाली थ्योरम। इसका आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट करना है। वो भी इसलिए करना क्योंकि आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में एक दो क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको इसके रिजल्ट की नीड होगी, थ्योरम नहीं करनी है। ओके, देखो क्या है रिजल्ट हमारा, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। हमारे पास ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, n ऑर्डर हमारा कुछ भी हो सकता है, 2/2 3/3 4/4, मतलब n ऑर्डर की है। A is a square matrix of order n and x and b are matrices of order n/1, then जो सिस्टम होगा Ax = b possess a unique solution if A is non singular। मतलब क्या है, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना ऑफ ऑर्डर n, x और b का ऑर्डर इस तरीके से n/1 का, ठीक है, जैसे ये 2/2 का है तो ये 2/1 का हो जाएगा इस तरीके से। और हमारी कोई इक्वेशन है ऐसे Ax = b टाइप से, तो जो उसका सोल्यूशन है ना वो यूनिक सोल्यूशन आएगा, मतलब एक सिंगल सोल्यूशन होगा, उसका एक ही सोल्यूशन निकलेगा उस इक्वेशन का। वो ऐसा तब होगा जब ए नॉन सिंगुलर है। तो जो आपकी क्वेश्चंस है ना उसमें वो इस तरीके से है कुछ कि क्वेश्चन में ये गिवन मिलेगा कि ए नॉन सिंगुलर है, तो फिर हम ये कंडीशन अप्लाई कर पाएंगे कि हाँ भाई उसका यूनिक सोल्यूशन आएगा क्योंकि ए नॉन सिंगुलर है। हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर इसका यूनिक सोल्यूशन है तो वो हमारा क्या होगा, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो, जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो, इसका मतलब उसका इन्वर्स भी तो एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, इसका मतलब अगर मैं 1/, करूँ तो ये नॉट ज़ीरो है, इसका मतलब 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्या हो गया, इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। जैसे 1/0 वो नॉट डिफाइन होता है ना, तो इसका मतलब क्योंकि नीचे ज़ीरो इसलिए तो वो नॉट डिफाइन है। अगर यहाँ पे कुछ और मतलब कि यहाँ जीरो ना हो, 1/, कुछ भी हो जीरो के अलावा, तो वो डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब फिर उसका इन्वर्स है वो एग्जिस्ट कर जाएगा ना। इसका मतलब अगर ज़ीरो नहीं है तो बाकी सबको इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो वो ये बात है, ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में इतना आएगा कि अगर ए नॉन सिंगुलर है तो उसका सोल्यूशन है वो यूनिक होगा। इतना ही आपका क्वेश्चन में यूज़ होना है। स्टेटमेंट जो रिजल्ट है ये आपको प्रूफ नहीं करना है। उसके बाद वर्किंग रूल्स हैं कुछ बिल्कुल ज़्यादा इजी, सारी एक्सरसाइज इन्हीं पे डिपेंड करेगी आपके वर्किंग रूल्स पे। देखो, लेट Ax = b, सबसे पहले हमारी ऐसे होंगी मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ m इक्वेशन इन n वेरिएबल। देखो आपको है ना क्वेश्चंस में जो कोई है, जैसे इस तरीके की इक्वेशन मिलेगी, 3x + 2y + 4z = 9 मान लो, 2x + 3y + 2z = 10 मान लो, कुछ भी ऐसे इक्वेशन मिलेंगी और ऐसे ही और भी। तो उसमें जो ए होगा वो क्या होगा, 3 2 4, ऐसे 3 2 4 2 3 2 जो भी होंगे फिर यहाँ पे इस तरीके से वो आपका हो जाएगा ए।
ठीक है। उसके बाद फिर हम निकालेंगे A रेशो B, ठीक है। जो ये होंगे ना इधर 9, 10, 11 जैसे जो माने हैं वो होंगे आपके क्या B। तो आप ये A वाले लिख के सारी टर्म्स फिर रेशो लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे ABC वाली टर्म, ठीक है। मतलब ये वाली टर्म B की। तो इन्होंने क्या करना है हमें सबसे पहले इस वाले क्वेश्चंस के अंदर हमें है ना जो ये A है अलग से उसका रैंक निकालना है और A रेशो B का रैंक निकालना। मतलब जैसे हम A रेशो B निकालेंगे ना तभी हमारा जो ये होगा एक तरीके से वही A ही होगा और ये पूरा क्या होगा A रेशो B होगा। तो इसका रैंक निकालना है और हमें इस पूरे का रैंक निकालना है। क्या है एक बार और देखो, इक्वेशन दी होंगी, बस यही है जो है, बाकी तो क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। इक्वेशन दी होंगी, ए हमें पता चल गया ये है, बी हमें पता चल गया ये है, ये जो एक्स है वो जो ये होंगे एक्स वाई जेड वो होगा एक्स वाई जेड, इस तरीके से ये एक्स होगा, ठीक है। अब ए रेशो बी हमें लिखना है, ए हमारा ये हो गया, बी हमारा ये हो गया, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। हम क्या करेंगे, इसकी रैंक निकालेंगे, रैंक वही रिड्यूस कर देंगे एक्लन फॉर्म में, उससे हमारी रैंक बन जाएगी। अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट चैप्टर्स में ऐसा किया है, नहीं याद तो एक बार और सिखा दूँगी मैं आपको, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, रैंक निकालेंगे पूरे की और फिर उसी में से ए की रैंक भी आ जाएगी। जब हम रैंक निकालेंगे तो हमारी कुछ कंडीशन होंगी, ऐसा हो सकता है कि हमारे इस पूरे की रैंक और ए की रैंक इक्वल ना हो। अगर वो इक्वल नहीं होंगी तो उसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंस। इनकंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, हमारे पास दो होते हैं, एक तो होता है इनकंसिस्टेंस, एक होता है कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि कम से कम उसका एक सॉल्यूशन तो निकलेगा, एक से ज़्यादा भी निकल सकता है, 1, 2 इन्फिनिटी तक। इनकंसिस्टेंस का मतलब होता है कि उसका सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। हमारी अगर रैंक दोनों की बिल्कुल अलग अलग आ जाती हैं, ए की रैंक और ए रेशो बी की रैंक, इसका मतलब रैंक होता है अगर दोनों अलग अलग आ जाती हैं तो जो हमारा होगा इक्वेशन वो इनकंसिस्टेंस होगी, मतलब कि उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, देयर इज़ नो सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हमारी जो रैंक है, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए रेशो बी एन के इक्वल आ गई, एन क्या है इसके अंदर, जैसे एक्स वाई जेड हमारे ये क्या बोलते हैं, हम इनको वेरिएबल बोलते हैं। कितने वेरिएबल्स हैं ये, 1, 2, 3। तो अगर हमारी जो रैंक ऑफ ए है और रैंक ऑफ बी है वो हमारी, जैसे यहाँ पे एन 3 है तो वो 3, अगर रैंक ऑफ ए भी 3 आ गया, रैंक ऑफ ए रेशो बी भी 3 आ गया और एन तो है ही 3, अगर ये तीनों सेम हो गए तो जो हमारी इक्वेशन है वो कंसिस्टेंस हो जाएगी और उसका क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर हमारी मान लो रैंक तो जैसे इन दोनों की 2-2 आ गई, लेकिन हमारे पास जैसे एन कितने हैं, 3 है, मतलब 2 तो छोटा हो गया ना 3 से, तो ये सॉल्यूशन तो क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा, लेकिन इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। वो मैं आपको समझा दूँगी कैसे होंगे, ठीक है। और जो हमारे देखो ये क्या लिख रखा है, मान लो जैसे रैंक ऑफ ए हमारा कितना है, यहाँ पे आर है, और रैंक ऑफ ए जो हमारी ये है नंबर ऑफ, इनको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ या फिर नंबर ऑफ हमारे वेरिएबल्स, ठीक है, वो हमारे कितने हैं, एन है। तो जो हमारी वैल्यूज़ निकलेंगी वो कितने निकलेंगी, एन माइनस आर, दैट इज़ 3 माइनस ऑफ 2 दैट इज़ 1। मतलब कि हम एक वैल्यू की जगह है ना के पुट कर देंगे, वो मैं आपको क्वेश्चंस में बताऊंगी किस तरीके से के पुट करना है। अभी के लिए हमें इतना पता चल गया कि हमारे पास कोई ऐसे क्वेश्चन गिवन होगा, ए हमारे पास होगा कुछ, ए रेशो बी हम रैंक निकालेंगे, उसी के अंदर जो पूरे की रैंक होगी और इसकी रैंक होगी, अगर वो रैंक इक्वल नहीं है तो हमारा इनकंसिस्टेंस होगा, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर वो दोनों इक्वल हैं और इतना ही हमारे नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स भी हैं तो हमारा उसका यूनिक सोल्यूशन होगा, कंसिस्टेंस है वो। अगर वो लेस देन है तो वो है तो कंसिस्टेंस, लेकिन उसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होंगे, ठीक है। और वहाँ पे हम जैसे 3 - 2 करके जो आएगा उतनी की जगह हम वैल्यू रखेंगे, आर्बिट्रेरी वैल्यूज़, ठीक है। तो ये हमारे वर्किंग रूल थे। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक हम नोटबुक में कर लेंगे अच्छे से बिल्कुल समझ के, जैसे आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सॉल्व करो इसको। अब जैसे सिंपल ये लिखा आएगा सॉल्व करो, तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ पे इक्वल टू में ज़ीरो नहीं है ना, तो इसका मतलब अगर सब में ज़ीरो हो तो सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, अदरवाइज वो फर्स्ट का ही है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, AX = B टाइप से लिख लेंगे। ए इसके अंदर क्या है, जो ये है हमारे पास, जैसे 2 - 3 और इसके साथ 1, अगर यहाँ माइनस है तो वो -3 ही है। 1 1 1 1 - 1 1 इनटू में x, मैंने आपको बताया था कि XY Z होते हैं, वो होते हैं
और बी हमारे होते हैं ये, जैसे 9 6 2, ये हो गया हमारा बी। ठीक है, अब इसके अंदर इसका मतलब ए है वो हमारा इस तरीके से 2 - 3 1 1 1 1 1 - 2 1 एंड बी हमारे पास है 9 6 2 एंड एक्स हमारे पास है XYZ। इतना हो गया। अब हमें पता है हमें क्या निकालना है, यहाँ पे रैंक निकालना है, एक तो रैंक ऑफ ए और एक रैंक ऑफ ए रेशो बी। तो हम रैंक ऑफ ए रेशो बी निकालने के लिए ए रेशो बी हमें निकालना पड़ेगा। तो ए रेशो बी लिख लो, जैसे 2 - 3 1 1 1 1 1 - 1 1 रेशो 9 6 2। अब क्या है, क्योंकि हमें रैंक निकालना है तो हमें रो एक्लन फॉर्म बनानी पड़ेगी। रो एक्लन फॉर्म मतलब इस तरीके से फिर हम वो कर देते हैं ना 1 0, यहाँ पे बस 1 0 1 0 0 1, यहाँ चाहे कुछ भी हो हम इस तरीके से कुछ बनाते हैं। ठीक है, वो हो जाती है हमारी रो एक्लन फॉर्म। तो सिमिलर हम यहाँ पे करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें बताइए यहाँ 1 होना चाहिए। अब यहाँ 1 तो है नहीं, तो हम क्या कर लेंगे, जो हमारी ये वाली और ये वाली टर्म है उनको हम कर लेंगे एक दूसरे से इंटरचेंज। ठीक है, तो हम इंटरचेंजिंग लिख देना R1 और R3। ठीक है, ये हम क्या करें, इंटरचेंज कर रहे हैं, तो कर दो इंटरचेंज। क्या आ गया 1 - 1 1। और देखो जो ऑपरेशन हम यहाँ लगा रहे हैं वो भी सिमिलर इन पे भी लगता जाएगा। ठीक है, बस नॉर्मल रखना है। 1 1 1 6 2 - 3 1 और रेशो 9। इतना हो गया। उसके बाद देखो अब हमारा क्या होगा, इतना हो गया। अब हमें पता है यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है, क्योंकि रो एक्लन फॉर्म है। यहाँ 0 बनाने के लिए हम क्या करें, R2 ऑपरेशन कर दे R2 - R1 एंड R3 ऑपरेशन कर दे R3 - 2 ऑफ R1। ठीक है, यही होगा। तो अब देखो फर्स्ट में तो ऑपरेशन है नहीं कुछ, तो एज इट इज़। अब देखो ये 1 - 1 0, 1 माइनस माइनस प्लस तो 2, 1 - 1 0, 6 - 2 4, ये हो गया। R3 - 2 ऑफ R1 0, -3 + 2 - 1 1 - 2 - 1 9 - 4 दैट इज़ 5। तो हमारा ये हो गया इस तरीके से। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, क्योंकि हमें रो एक्लन फॉर्म बनाए तो हम इसका 1 बना लेते हैं। अब तो हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं हम। तो ये हो गया 1 - 1 1 रेशो 2 0 1 0 2 0 - 1 -1 रेशो 5, ये हो गया। अब हमें यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाएंगे तो इसको ऐड कर देते हैं। R3 ऑपरेशन R3 + R2, तो हमारी इक्वेशन होगी 1 - 1 1 रेशो 2 0 1 0 रेशो 2। अब हम क्या करें, इसके अंदर से सब ऐड करें हैं, तो 0 0 -1 5 + 2 दैट इज़ 7। तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो हमने रो एक्लन फॉर्म एक तरीके से बना ही ली है। अगर आप चाहें तो इसको पूरी को -1 से और मल्टीप्लाई कर दे तो ये पूरा रो एक्लन फॉर्म हो जाएगी। कर ही देते हैं, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं R3 ऑपरेशन -1 ऑफ R3। तो आपकी जो इक्वेशन है वो आ गई -1 1 रेशो 2 0 1 0 2 0 0 1 7 माइनस का। ठीक है, अब ये देखो रो एक्लन फॉर्म बन गई इधर 1 1। जो आपकी बुक में है ना, कई बार ऐसा किया मिलेगा कि सिर्फ यहाँ 0 बना रखी होंगी। उसका एक लॉजिक है, क्योंकि बाद में है ना आपको इनको कंपेयर करना होता है XYZ की वैल्यू निकालने के लिए, तो आंसर वही बनेगा अगर यहाँ पे आप 1 1 नहीं भी बनाओगे। मेन मुद्दा है यहाँ 0 बनाने का। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ये है कि आपके सारे स्टेप्स बिल्कुल सही हों तो आप पहले एक्लन फॉर्म बनाना, उसके बाद कंपेयर कर लेना। ठीक है, अब जो ये स्टेप है वो हम लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे। उससे पहले एक बार देख लो हमने क्या क्या किया था। ये इक्वेशन थी, ए मैंने लिखवा दिया आपको, ये AX = B, फिर A हो गया, B हो गया और X हो गया। फिर हमें निकालनी होती है, हमें निकालना रैंक ऑफ A रेशो B एंड रैंक ऑफ A। ये हमें निकालना, तो इसलिए हमने A रेशो B लिख लिया। A रेशो B में नॉर्मल ऑपरेशंस लगा के हमारा ये आ गया। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे A रेशो B हमारा ये है।
देखो हमारे लास्ट पेज पे ये आ गया था। फिर हमें अब देखो क्या निकालना है, रैंक ऑफ ए रेशो बी एंड रैंक ऑफ ए, हमें ये बताना है। अब रैंक का क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज। अगर हम ऑपरेशन लगाते लगाते अगर हमारी ये सारी ज़ीरो हो जाती तो ए की रैंक हो जाती है हमारी 2 और बी की रैंक तो 3 ही थी। अगर ये ज़ीरो हो जाती और ये भी ज़ीरो हो जाती तो ए की रैंक भी 2 हो जाती और बी ए रेशो बी की रैंक भी 2 हो जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कोई ज़ीरो हुआ ही नहीं। इसका मतलब रैंक ऑफ ए रेशो बी भी कितना है, देखो सारा ही सही है। तो इसका मतलब कोई भी ज़ीरो नहीं हुई लाइन, पूरी लाइन जब ज़ीरो होगी ना तब उसकी रैंक कम होगी। अदरवाइज़ यहाँ पे देखो कितनी रैंक है, 3 है। यहाँ पे ए की रैंक सिर्फ अब इतने की देखेंगे तो वो भी कितनी है, 3 है। इसका मतलब जो रैंक ऑफ ए और बी है वो इक्वल है रैंक ऑफ ए के। इसका मतलब और जो हमारे नंबर ऑफ अननोन्स मतलब एक्स वाई जेड वो भी इक्वल है, क्योंकि वो भी कितने हैं, 3 ही हैं। तो अगर ये इक्वल है तो जो हमारा सोल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंस होगा और यूनिक होगा। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब हमारा सॉल्यूशन निकलेगा, कंसिस्टेंस का मतलब सॉल्यूशन निकलेगा और वो यूनिक होगा। अब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम, अब बात है ये। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे देखो x इसकी प्रोडक्ट कर दो एक्स वाई जेड के साथ, जैसे हमने लिखा था शुरू में वैसा उल्टा करना है। अब x माइनस ऑफ वाई प्लस जेड इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा, यहाँ से 2 ज़ीरो है, फिर 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 2 और z 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस जेड इक्वल्स टू माइनस ऑफ 7। जेड की वैल्यू आ गई, यहाँ से वाई की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर देते हैं, एक्स की भी आ जाएगी 2 प्लस जेड की वैल्यू माइनस ऑफ 7 इक्वल्स टू 2, एक्स माइनस ऑफ 9 इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल्स टू 11। तो एक्स 11 हो गया, वाई हो गया हमारा 2 और जो हमारा जेड है वो हो गया हमारा माइनस ऑफ 7। तो यही थी हमारी वैल्यूज़। सॉल्व करने का यही मतलब होता है, क्वेश्चन में बोला था ना कि सॉल्व करो मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, लेकिन इसी तरीके से निकालनी है हमें। ठीक है, तो हमारा एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई है, सॉल्व हमने इस तरीके से कर दिया। नॉर्मल क्या था, सबसे पहले हमने ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख लिया उसको। ठीक है, फिर हमने ए रेशो बी निकाला, फिर हमने उसका रैंक निकाला। रैंक अगर इक्वल आ गया तो मतलब हमारा उसका सॉल्यूशन निकलेगा। अगर सॉल्यूशन निकलेगा तो और वो भी कैसा, यूनिक, क्योंकि नंबर ऑफ़ अननोन्स के इक्वल आ गया था। ठीक है, तो वो इक्वल आ गया था तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। तो इस तरीके से फिर हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एग्जाम्पल सेकंड कुछ भी नहीं है, अब हम करेंगे थोड़ा फास्ट। ये हो गया हमारे इस तरीके से इक्वेशन दे रखी है, तो हम यहाँ पे जैसे एक्स वाई जेड था लास्ट क्वेश्चन में, यहाँ एक्स वाई जेड और डब्ल्यू भी है तो वो डब्ल्यू और लिख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 2 1 2 3 -1 -2 एक्स के साथ 4 तो 4 5 3 एंड डब्ल्यू नहीं है तो प्लस 0 डब्ल्यू है तो यहाँ 0। एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल्स टू 5 to 7 हमारा इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब हमें पता है हमें क्या करना है, टू फाइंड द रैंक ऑफ ए रेशो बी वी रिड्यूस टू इट एक्लन फॉर्म, क्योंकि हमें सीधी बात हमें रैंक निकालनी है अब ए की और ए रेशो बी की। ठीक है, तो हमने इसको इस तरीके से लिखना है, तो हमने इसको इस तरीके से लिखा, ये हो गया ए और ये हो गया बी हमारा यहाँ पे। अब हमें क्योंकि पता रो एक्लन फॉर्म चाहिए तो यहाँ 0 और यहाँ 0 चाहिए, तो हम ऑपरेशन लगा दें R2 ऑपरेशन R2 - 2 ऑफ R1 एंड R3 ऑपरेशन R3 - 4 ऑफ R1। तो यहाँ 0 बन जाएगा, बाकी जगह कुछ भी बने हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे, यहाँ 0 आना चाहिए। तो हमने ये कर दिया सॉल्व, सिंपल, तो ये आपको करना आता ही है तो हमने इतना कर दिया। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमें 0 चाहिए तो हम R3 ऑपरेशन R3 माइनस ऑफ R2 कर देंगे। अब ऐसा करते ही देखो ये भी 0, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा क्योंकि 1 - 1 और यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, -13 + 8 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो 0 और यहाँ 5 आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आ गया ये 5। उसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिंपल सॉल्व किया है तो इसको -5 से और डिवाइड कर दिया, इस तरीके से हो गया। अब हम देखेंगे इसकी रैंक, अगर हम इसके पूरे की रैंक देखें तो जो इसके पूरे की रैंक है वो तो कितनी है 3, क्योंकि पूरी रो तो 0 हुई नहीं, तो
अगर हम रैंक ऑफ ए रेशो बी देखें तो वो तो कितना होगी 3। अगर हम सिर्फ रैंक ऑफ ए देखें इतने की, तो इसकी तो पूरी लाइन 0 है। इसका मतलब जो इसकी रैंक है वो कितनी है 2 है। मतलब रैंक ऑफ ए तो हमारी 2 आ गई और रैंक ऑफ ए रेशो बी हमारी 3 आ गई। इसका मतलब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए रेशो बी इज़ नॉट इक्वल। अगर वो इक्वल नहीं होती है तो वो इनकंसिस्टेंस हो जाती है और उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, तो नो सोल्यूशन। इस वजह से फिर हमें आगे करना भी नहीं है कुछ, क्योंकि सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा तो आगे भी नहीं करना। तो जो इनकी रैंक है अगर वो नॉट इक्वल आ गई तो वो इनकंसिस्टेंस हो जाएगा और नो सोल्यूशन। नाउ वी हैव आवर एग्जाम्पल नंबर 3rd। चेक वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंस और नॉट। हमें ये चेक करना है कि वो कंसिस्टेंस है या नहीं है। सॉल्व इट इफ़ इट इज़ कंसिस्टेंस। अगर वो कंसिस्टेंस है तो उसको सॉल्व भी कर दो, क्योंकि सॉल्व तो वही हो सकता है जो कंसिस्टेंस हो। इनकंसिस्टेंस वाला तो हमें पता चल गया सॉल्व ही नहीं होगा ना आगे। तो हमें ये क्वेश्चन दे दिया इस तरीके से, तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि वो कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस, मतलब रैंक उनकी इक्वल है या अनइक्वल है। तो हमने ए लिख लिया 4 3 2 2 1 माइनस ऑफ 4 1 2 1 एंड एक्स वाई जेड, वही ए एक्स इक्वल टू बी और ये हो गया बी। यहाँ पे ए हमारा ये है, एक्स हमारा ये है और बी हमारा ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे ए रेशो बी, तो ये सब करके रेशो -1 -1 और 1 इस तरीके से हम लिख लेंगे इसकी रेशो। ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमें क्या चाहिए होता है, यहाँ पे 1 चाहिए होता है और यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, तो हमने इंटरचेंज कर लिया क्योंकि रो एक्लन फॉर्म बनानी है तो हमने इंटरचेंज कर लिया। तो ये पूरी यहाँ पे आ गई और ये पूरी इधर आ गई। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ 0 0 बनाना है, तो R2 ऑपरेशन R2 - 2 ऑफ R1, R3 ऑपरेशन R3 - 4 ऑफ R1। इसको सॉल्व करोगे तो ये बन गया। ठीक है, उसके बाद हमें पता है यहाँ 1 बनाना है, तो हमने इसको -1/3 से मल्टीप्लाई बोल दिया या फिर -3 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी एज इट इज़। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या बनाना है, यहाँ पे बाई में 0 बनाना है। अगर 0 बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 5 की प्रोडक्ट करके ऐड कर देंगे तो इधर 0 हो जाएगा। सिमिलर हमने यहाँ पे भी वही अप्लाई कर दिया। फिर हमें इधर 1 बनाना होता है तो हम इसको 8 से और डिवाइड कर देंगे तो ये -3/4 आ गया। अब देखो रैंक हमें, अब ये रो एक्लन फॉर्म बन गई, रैंक निकालो। ए रेशो भी, क्या कोई पूरी रो 0 है? नहीं, इसका मतलब इसकी रैंक 3 है। ए की रैंक भी 3 है, इसका मतलब इन दोनों की रैंक इक्वल है। और नंबर ऑफ अननोन्स भी कितने थे? 3 ही थे। इसका मतलब क्या हुआ कि कंसिस्टेंस भी है और जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा। अब जो हमारी इक्वेशन बनेगी नेक्स्ट पेज पे वो ये होंगी x + 2y + z = 1, y + 2z = 1 एंड z = -3/4। देखो ये वैल्यू आ गई थी अभी, जैसे ये मैंने आपको ये इक्वेशन बताई अभी, z आ गया जैसे। अब इसके अंदर पुट कर दो तो फिर सॉल्व करने से y आ जाएगा। अब z और y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो x भी आ जाएगा। तो x y z हमारे पास इसका सोल्यूशन हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे जिसके अंदर हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे। तो आज हम इतना कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल 4 से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है तो आप नेक्स्ट वीडियो भी देख लेना। अभी के लिए आपका इतना हो गया। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।